नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। टॉप 9 न्यूज में आज मैं फिर हाजिर हूं लेकर देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले रुक करूंगी देश की खबरों पर। आरक्षण की मांग को लेकर पटेल समुदाय की अहमदाबाद में महाक्रांति रैली शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस रैली में भाग लेने के लिए करीब 3.5 लाख लोग जुटे हैं। इन दिनों गुजरात में पटेल आरक्षण की मांग बुलंद हो रही है। दरअसल पाटीदारी कम्युनिटी ने आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद में आज एक रैली आयोजित की। इस रैली की अगुवाई 22 साल के हार्दिक पटेल ने की। हार्दिक ने सरदार पटेल की मूर्ति के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और राज्य की भाजपा सरकार को भी चुनौती दे डाली। पटेल ने कहा कि अगर आरक्षण की हमारी मांग नहीं मानी गई तो गुजरात में फिर कमल नहीं खिलेगा। हार्दिक ने भाषण के दौरान कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हम 27 करोड़ लोग हैं, साथ ही 170 एमपी हमारे हैं। याद दिलाते चले कि बीते रविवार को गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने अखबारों में खुली चिट्ठी लिखकर पटेल समुदाय से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। सीएम ने इस लेटर में लिखा था कि संविधान के हिसाब से पटेलों को आरक्षण देना मुमकिन नहीं है, लेकिन हार्दिक ने आनंदी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वहीं इस आंदोलन से सुर्खियां बटोर रहे हार्दिक पटेल की बात करें तो वह पाटीदारी अनामत आंदोलन समिति के कोऑर्डिनेटर हैं। यह समिति अब तक 70 रैलियां कर चुकी है। हार्दिक पटेल कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं। इधर आरक्षण की मांग क्यों उठ रही है, इस पर नजर डालें तो गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ 27 लाख है। इसमें पटेल पाटीदारी लोगों की तादाद 20% है। यह समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। राज्य में अभी ओबीसी रिजर्वेशन 27% है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन के बाद राज्य सरकार अपने रुख पर कायम रहती है या फिर अपने फैसले में कुछ बदलाव करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ के लिए पीओके पर फिराक में बैठे हैं। भारत एक बड़े आतंकवादी खतरे के साए में है। दरअसल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के करीब 300 आतंकवादी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में घुसपैठ करने के मौके की ताक में हैं। पीओके में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI एवं सेना के सक्रिय सहयोग से 17 आतंकवादी शिविर चलाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यह सूचना उस डोजियर का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज को सौंपने के लिए भारत ने तैयार किया था। हालांकि वह वार्ता रद्द हो गई थी। इधर भारत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर भी एक अलग डोजियर तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में उसके 9 घर हैं और सबसे अहम बात कि इन घरों में से एक घर तो उसने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के मकान के पास खरीद रखा है। डोजियर में कहा गया है कि वह पाकिस्तान में रहता है और अपने ठिकाने बार बार बदलता है। बहरहाल इस डोजियर में जो बातें सामने आई हैं वो वाकई चिंतनीय हैं। भारत को इस मामले पर एहतियात बरतते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। उधमपुर आतंकी हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी नावेद ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा है कि भारत में घुसपैठ करने वाला वो अकेला आतंकी नहीं था, बल्कि उसके साथ 18 और आतंकवादी थे। उधमपुर में हुए आतंकी हमले में जिंदा पकड़ा गया आतंकी नावेद ने एक अहम खुलासा किया। नावेद ने बताया कि भारत में घुसपैठ करने वाला वो अकेला नहीं था, उसके साथ 18 और आतंकियों ने भारत में घुसपैठ की थी। साथ ही उसने बताया कि आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग उसे जमातुद दावा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे ताल्हा ने दी थी और हमले का प्लान भी उसी ने बनाया था। इधर नावेद के इस बयान पर NIA एक दस्तावेज तैयार कर चुकी है। आपको बता दें ये डोजियर 26 पन्नों का है। बताया जा रहा है कि आतंकी को पनाह देने वाले इन लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। डोजियर के मुताबिक नावेद 16 से 17 वर्ष की उम्र में लश्कर में शामिल हुआ था। उसे सबसे पहले गरई हसीबुल्ला के भर्ती कैंप में भेजा गया। इसके बाद उसे बालाकोट, नौशेरा और झेलम के 3 और आतंकी कैंपों में ट्रेनिंग दी गई। नावेद ने कुल 3 साल तक आतंकी हमलों की ट्रेनिंग ली। गौरतलब है कि नावेद 26/11 हमलों के आरोप में फांसी पा चुका आतंकी अजमल कसाब के बाद दूसरा आतंकवादी है जो जिंदा पकड़ा गया है। खैर, देखा जाए तो पाकिस्तान नावेद को अपने मुल्क का मानने से सरासर इनकार कर चुका है। तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान अब नावेद के इस खुलासे के बाद अपनी करनी स्वीकार करेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक करूंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा आज जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में पिछले 12 माह में कम से कम 175 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा आज जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब ने पिछले 12 माह में कम से कम 175 लोगों को मौत की सजा दी है।
रिपोर्ट के अनुसार हर 2 दिन में औसतन एक व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। 43 पृष्ठीय रिपोर्ट न्याय के नाम पर हत्या। सऊदी अरब में मौत की सजा में कहा गया है कि जनवरी सन 1985 और जून 2015 के बीच कम से कम 2208 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। एसोसिएटेड प्रेस की आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब ने जनवरी से अब तक 109 लोगों को मौत की सजा दी है। वर्ष 2014 में ये संख्या 83 थी। आपको बता दें कि सऊदी अरब इस्लामी कानून की कड़ी व्याख्या का पालन करता है और हत्या, बलात्कार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाता है। यही नहीं, कभी कभी सऊदी अदालतें व्यभिचार, धर्म छोड़ने और काले जादू के लिए भी मौत की सजा देता है। हालांकि ये आम नहीं है, लोगों को उन अपराधों के लिए भी मौत की सजा दी जा सकती है जो उन्होंने 18 साल से कम उम्र में किए थे। एमनेस्टी के मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका कार्यक्रम में कार्यवाहक निदेशक बोह मोदुहा ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब की दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था व्यापक स्तर पर न्यायिक हत्याओं को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस समय मिस्र के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मिस्र में उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से ये अपील की है कि वो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया की योजना से जुड़ें व भारत में निवेश करें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मिस्र में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से अपील की है कि वो जड़ों से जुड़ें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश करें। वे रविवार को काहिरा में भारतीय नागरिकों को संबोधित कर रही थी। उस दौरान उन्होंने ये सभी बातें नागरिकों से कही। सुषमा ने कहा कि आप इस उत्तर अफ्रीकी देश में अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं, लेकिन अपने खुद के देश को भी न भूलें। आप एक पैर यहाँ रखें और दूसरा पैर वहाँ रखें। जब पिता भारत आए तो बेटा यहाँ रहे, जब बेटा भारत जाए तो पिता यहाँ रहे। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर पहली बार मिस्र आई हैं। उन्होंने 2 भारतीय कैदियों को छोड़े जाने के लिए मिस्र की तारीफ की। इन्हें क्रमशः 12 और 16 साल की जेल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ा गया है। सोमवार को उन्होंने मिस्र के विदेश मंत्री सामेह हसन शौकरी से 2 बार मुलाकात की, एक बार अकेले और फिर प्रतिनिधि मंडल के साथ। दोनों देशों में सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, रक्षा और निवेश मामलों में रिश्ते और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने फिलिस्तीनी मुद्दे पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय में सचिव अनिल वाधवा के मुताबिक राष्ट्रपति ने कहा कि मिस्र और भारत को साझा हित वाले मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए ताकि दुनिया को हम एक साथ दिखाई दे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। नेपाल के केलाली गांव में 24 अगस्त को पुलिस व नागरिकों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें कि इस संघर्ष में 17 पुलिसकर्मी व 3 नागरिक मारे गए, जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है। नेपाल में थरोहाट राज्य की मांग को लेकर सोमवार को केलाली जिले में हुए हिंसक प्रदर्शन में 17 पुलिसकर्मियों समेत 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर और 3 प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में 100 से अधिक लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है। बता दें कि केलाली के मुख्य जिला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ ने बताया कि मरने वाले 17 पुलिस वालों में एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल है। उन्होंने जानकारी भी दी कि थरोहाट प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प केलाली जिले के टीकापुर नाम की जगह पर हुई। नेपाल पुलिस के मुख्यालय पर उप पुलिस महानिरीक्षक हेमंत पॉल ने ये बताया कि मृतकों में सेती के क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख लक्ष्मण न्यूपेन, 2 इंस्पेक्टर केशव बोहरा और बलराम बिस्ता, एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल भी शामिल हैं। आर्मर्ड पुलिस फोर्स के 6 सुरक्षाकर्मी भी इस घटना में मारे गए हैं, जिनमें रामबीर थारू नाम के एक हेड कांस्टेबल भी शामिल है। हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने कर्फ्यू तोड़ने की कोशिश की। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में फैसला लिया गया है कि हिंसा पर काबू पाने के लिए सेना तैनात की जाए। गृह मंत्री वामदेव गौतम ने संसद को बताया कि स्थानीय प्रशासन के आग्रह पर सरकार ने सेना तैनात करने का फैसला किया है। गौतम ने कहा कि पूरी हिंसा सुनियोजित लग रही है। हेड कांस्टेबल थारू को जिंदा जला दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक न्यूपेन को भाले से गोद कर मार डाला गया। सुरक्षा कर्मियों पर चारों तरफ से घेर कर हमला किया गया। उन्हें भाले और चाकू से गोद दिया गया। इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है। सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच रह रहकर संघर्ष की खबरें आती जा रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक करूंगी बॉलीवुड की खबरों पर। सुपरस्टार सलमान खान अपने होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो में 30 मिनट की कांट-छांट कर रहे हैं। जी हां, इस बात की जानकारी खुद फिल्म के डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने साझा की।
सुपरस्टार सलमान खान ने अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म हीरो की कहानी में 30 मिनट की काट-छांट की है। बता दें कि इस फिल्म के निर्देशक निखिल आडवाणी ने ये जानकारी दी। दरअसल एक इंटरव्यू में जब निखिल से पूछा गया कि फिल्म में सलमान का कितना प्रभाव रहा, तो उन्होंने कहा, फिल्म के बनने से पहले मैंने सलमान से पूछा था कि वह क्या चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप फिल्म की एडिटिंग में मौजूद नहीं रहेंगे तो फिल्म पूरी नहीं हो पाएगी। आप बताएं कि कहानी में क्या सही है और क्या सही नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सलमान फिल्म की एडिटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहानी में 30 मिनट की काट-छांट की। अब हमारी फिल्म तकरीबन 2 घंटे की है। वैसे किसी ने मुझसे हाल ही में पूछा था कि हीरो के लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे, तो मैंने कहा सलमान खान। हालांकि फिल्म हीरो से सूरज पंचोली और आथ्या शेट्टी बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। वहीं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 11 सितंबर को रिलीज होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस सनी लियोन को जब लॉस एंजलिस में हर जगह प्रियंका चोपड़ा के पोस्टर्स लगे दिखे तो वो काफी हैरान रह गई। देखिए इस पर हमारी एक खास खबर। पॉर्न स्टार से बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी सनी लियोन ने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जमकर तारीफ की है। दरअसल सनी हाल ही में लॉस एंजलिस से लौटी हैं। वहां उन्होंने हर जगह प्रियंका के शो क्वांटिको के पोस्टर देखे। ये पोस्टर देखने के बाद सनी को प्रियंका पर गर्व महसूस हुआ। आपको बता दें कि उन्होंने प्रियंका की तारीफ में ट्विटर पर लिखा, ओ माय गॉड, अभी लॉस एंजलिस से लौटी हूँ और आप वहाँ हर जगह छाई हुई थी। मुझे आप पर गर्व है, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। वहीं सनी का ट्वीट देखने के बाद प्रियंका ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहरहाल क्वांटिको एक अमेरिकी थ्रिलर शो है। इसके अलावा क्वांटिको को मार्क गॉर्डन, जोस सफ्रान और निक पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी आने वाली तमिल फिल्म कबाली में एक अधपकी मोटी दाढ़ी वाले लुक में नजर आएंगे। जी हां, ये खबर तब साझा हुई जब वो इस फिल्म के फोटोशूट के लिए पहुंचे। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी आगामी तमिल फिल्म कबाली में अपनी गैंगस्टर की भूमिका के लिए अधपकी मोटी सफेद दाढ़ी वाले लुक में नजर आ सकते हैं। सूत्रों की माने तो रजनीकांत पिछले सप्ताह फिल्म के फोटोशूट में शामिल हुए और वहां वह अधपकी मोटी दाढ़ी में नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि कबाली चेन्नई के एक डॉन की कहानी पर आधारित फिल्म है। इसका निर्देशन पार रंजीत करेंगे। वहीं हालिया रिलीज फिल्म मांझी द माउंटेन मैन के लिए तारीफें बटोर रही चर्चित अभिनेत्री राधिका आप्टे इसमें रजनीकांत की जोड़ीदार होंगी। फिलहाल उम्मीद है कि कबाली की पहली झलक 17 सितंबर को रिलीज करने की योजना है। तो वहीं इसी दिन मलेशिया में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो रही है। हालांकि फिल्म में रजनीकांत और राधिका आप्टे के अलावा धनसिका, कले अर्सन, प्रकाश राज और गजराज भी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो ये थी आज देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें, लेकिन तमाम बाकी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लॉग इन करें www.next9news.com। नमस्कार।